Delhi Sultans. In the previous video, we studied about the rulers of Delhi and five dynasty. Today, I am here to discuss about finding out about the Delhi Sultans. Let's start the chapter. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs, who had defeated Chauhans of Ajmer. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. और इसके बाद ही तोमर्स और चौहान के टाइम के बाद से ही दिल्ली एक इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बन गया था। वहाँ पे कॉइन बनते थे जो एक्सपोर्ट भी होता था, दिल्ली में बनते थे, इसलिए इसे दिल्ली वाल भी कहा जाता था। 5 मुस्लिम डायनेस्टी को एक साथ दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। दिल्ली के जो सुल्तान जो रूलर थे वो बहुत सारे सिटीज को बिल्ड किया था, जैसे कुन्हा, सीरी, जहापना, जो आपको मैप में देखने को मिल रहा है। In the previous video, we studied that Prithviraj Chauhan defeated Tomar Rajput and Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain in 1191. Then Muhammad of Ghori's self Qutbuddin Aibak was the founder and the first ruler of the Delhi Sultanate. And then 5 dynasties formed the Delhi Sultanate: the Salv or Mamluk dynasty, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasty. इन प्रीवियस वीडियो में जैसे कि आपको बताया गया था, तोमर राजपूत को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने और पृथ्वीराज को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो फाउंडर और फर्स्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। उनके साथ ही 5 डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी दिल्ली सल्तनत में, जो थे सल्व और मामलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी एंड लास्ट वन लोधी डायनेस्टी। ये सारे 5 डायनेस्टी के ईयर वाइज आपको याद रखना है, कौन सी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, कौन सी रूलर के बाद कौन सा रूलर और दिल्ली सल्तनत पे राज किए, ये आपको याद रखना है। प्रीवियस वीडियो आपको याद करना है, सुनना है अच्छे से और आपको ये ध्यान रखना है। Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, Tariq and Tariq, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans. The authors of Tariq lived in cities, mainly Delhi, and hardly ever in villages. They often wrote their history is for sultans in the hope of rich reward. The authors of Tariq were learned men, secretaries, administrators, poets, and courtiers who both recounted events and advised ruler on governance, emphasizing the importance of just rule. Therefore, they would not write anything about the lives of ordinary man and women of the Sultanate. दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता कैसे चला? इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया था, और इसके बाद एक तारीख एंड प्लूरल में त्वारिख लिखा गया पर्शियन लैंग्वेज में, और ये एक मैन्युस्क्रिप्ट था और एक कॉरोनिकल भी थी। कॉरोनिकल क्या होता है? प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था, जो पास्ट के जो इवेंट होता है उसे ऑर्डर में लिखा जाने का नाम होता है कॉरोनिकल, और जो स्क्राइब के थ्रू लिखा जाता है। ऐसे ही एक कॉरोनिकल था, वो था तारीख या त्वारीख। तारीख का मीनिंग होता है हिस्ट्री या हिस्ट्रियोग्राफी, और ये वर्ड है अरबिक वर्ड है तारीख, और ये दिल्ली सल्तनत के हिस्ट्री के बारे में लिखा गया था। 5 डायनेस्टीज के बारे में लिखा गया था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया था। कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का लैंग्वेज था, उन लोगों का लैंग्वेज था पर्शियन। सो दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री लिखा गया था पर्शियन लैंग्वेज में। इनके जो ऑथर्स थे, लेखक थे, वो त्वारिख के, वो बहुत पढ़े लिखे होते थे, जैसे सेक्रेटरीज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, पोएट्स, कार्टियर्स, ये लोग हो गए। ये लोग क्या करते थे? रूलर के जो सल्तनत के जो रूलर जो सल्तनत में इवेंट कराते थे उनके रिकाउंट करते थे और रूलर को भी एडवाइस भी देते थे। ये लोग ज़्यादातर शहर में ही रहते थे, दिल्ली में, गाँव में कम रहते थे।
और इनके जो ऑथर थे ना, ये लोग बड़े बड़े अवार्ड मिलते थे इनको लिखने के लिए, इसलिए ये लोग क्या करते थे, ये ऑर्डिनरी मैन वुमेन के बारे में नहीं लिखते थे। Now look at the four pictures. Four stages in the making of a manuscript. First, preparing the paper, then writing the text, then melting gold to highlight important words and passages, and then preparing the binding. तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 4 स्टेज है मैन्युस्क्रिप्ट लिखने का या बनाने का। तो पहले पेपर प्रिपेयरिंग करना है, उसके बाद टेक्स्ट लिखना है, उसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए मेल्टिंग गोल्ड, सोने का मेल्टिंग करके उस पर लगाया जाता था, गोल्ड को मेल्टिंग करके, उसके बाद उसे बाइंडिंग करके एक मैन्युस्क्रिप्ट बुक तैयार किया जाता था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, it was imperative for military commanders to safeguard and look after the interest of the peasantry. This was because a monarch was dependent on his soldiers for survival. The soldiers were dependent for their survival on their salaries, and the salaries were paid from the land revenue collected from the peasants. The peasants could pay the revenue only when they were prosperous and happy. Therefore, it was important for the military commanders to keep the interests of the peasantry in mind. फ़कर ई मुदाबिर ने 13th सेंचुरी में लिखा है कि एक राजा जो है वो सोल्जर के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है, और एक सोल्जर सैलरी के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। और ये सैलरी आता कहाँ से? रेवेन्यू कलेक्ट होती है किसके द्वारा? पीजेंट के द्वारा। पीजेंट कौन होती है? किसान। किसान के द्वारा जो कलेक्ट किया टैक्स होता है उससे सैलरी आती है। लेकिन किसान कब इसको पे करेगा? जब वो खुश रहेगा तभी इसको पे कर सकता है, जो हैप्पी रहेगा तभी ये पे करेगा। और इसी तरह राजा क्या करते थे? प्रमोट्स करते थे जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस को। The authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. ऑथर्स क्या करते थे? राजा को एडवाइस करते थे, रूलर को, कि वो प्रिजर्व करके रखे आइडियल सोशल ऑर्डर को, जो बेस्ड था बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन के ऊपर। बर्थ राइट होता है जो प्रिविलेजेड सोसाइटी में एक बर्थ होता है जिनका, और जेंडर डिस्टिंक्शन होता है कि वोमेन हमेशा मैन के अंडर में ही होते हैं। और ये तौरीक के जो वो एडवाइस द्वारा या तौरीक के द्वारा जो एडवाइस दिया जाता था, ये रूलर किसी को शेयर नहीं करते थे या नहीं बताते थे। 1236 में इल्तुतमिश के जो डॉटर थे राजिया सुल्तान, वो सुल्तान फर्स्ट वुमेन सुल्तान बनी थी, जिसकी स्टोरी आपको हम बता चुके हैं। तो उनके टाइम पे ये कॉरोनिलर थे जो थे मिनहाज ई सिराज, जो रिकॉग्नाइज किए थे कि राजिया के जो 4 भाई थे उससे राजिया ज़्यादा एबल और क्वालिफाइड थे। और मिनहाज ई सिराज एक हिस्ट्रियन पर्सियन थे जो पास्ट इवेंट के बारे में लिखते थे। लेकिन राजिया जो एक वुमेन थी और इसलिए कंफर्टेबल नहीं थी, और एज ए क्वीन उनको सब लोग ने एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और इसलिए राजिया को रिमूव कर दिया सिंहासन से 1240 में। मिनाज ई सिराज के थॉट अबाउट राजिया। तो मिनाज ई सिराज ने कहा कि राजिया एज ए क्वीन जो रूल किया ये सोशल ऑर्डर के खिलाफ था, और ये सोशल ऑर्डर क्रिएट करता कौन है? गॉड। और गॉड जो ये क्रिएट करते हैं इनमें हमेशा लिखा होता है कि मैन का नाम हमेशा ऊपर होता है और वुमेन का नाम हमेशा मैन के नीचे आता है। मतलब वुमेन जो है हमेशा मैन के सबऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब सहायक होते हैं, और मैन के बाद ही वुमेन का स्थान होता है। और इनके इससे मिनहाज ई सिराज के जेंडर डिस्टिंक्शन शो करता है। राज्य की तरह और भी कुछ वुमेन रूलर के बारे में आप पढ़ेंगे। एक थे रुद्र महादेवी जो काकतीय डायनेस्टी के रूलर थे, और जो उन्होंने बाद में अपना नाम चेंज करके एज ए मैन प्रिटेंड किया। तो ये याद रखिएगा, एज ए मैन प्रिटेंड किया था कौन सी रूलर ने? रुद्र महादेवी, जो काकतीय डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और एक थी दीदा। दीदा नाम आया था दीदी से, और जो कश्मीर के रूलर थे, कश्मीर में उन्होंने राज किया था। और दीदी का मतलब होता है एल्डर सिस्टर, और उनका मीनिंग होता है एफेक्शनेट और लव। And on her inscriptions and coins, Rajia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish.
From garrison town to empire, the expansion of the Delhi Sultanate. In the early 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute, and plunder for supplies. Delhi's authority was challenged by Mongols and by governors who reveled at any sign of the Sultan's weakness. And the expansion of Delhi Sultanate took place under the region of Balban, Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. तो हिंटरलैंड होती है एडजेसेंट, जो शहर के साथ जुड़ा होता है, पोर्ट बंदर, जहाँ से गुड्स सामान जो होती है वो सप्लाई होती है। और गैरिसन टाउन होता है सोल्जर से घिरा हुआ टाउन। तो दिल्ली जो सुल्तान थे वो 13th सेंचुरी में 45 टाउन को कंट्रोल करते थे ऑक्युपाइड बाय गैरिसन के द्वारा, क्योंकि वो सोल्जर से घिरा होता था और हिंटरलैंड के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था। इसीलिए हिंटरलैंड के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था उनको ट्रेड के लिए, ट्रिब्यूट के लिए, प्लंडर की सप्लाई के लिए उनको डिपेंड होना पड़ता था हिंटरलैंड के ऊपर। और ये बहुत मुश्किल भी था, क्योंकि जो बंगाल है, सिंध जो गैरिसन टाउन है, वो सब गैरिसन टाउन को दिल्ली से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दिल्ली से बंगाल और सिंध जो थे पोर्ट एरिया वो डिस्टेंस में था, जिससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा दिल्ली जो सल्तनत थे, इनको मंगल जो अफगानिस्तान के थे आजादी, वो चैलेंज किए थे और गवर्नर दिल्ली अथॉरिटी को भी चैलेंज किया था और इनको बेरली सर्वाइव भी दिल्ली सल्तनत ने किया। इसके अलावा तुर्किस के टाइम पे दिल्ली सल्तनत के एक्सपेंशन नहीं हुए थे। एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं हुआ था, मतलब होता है जो उनके सीमा है, राज्य के सीमा, उसका विस्तार नहीं हुआ था। बट खलजी और तुगलक के टाइम पे इसका एक्सपेंशन हुआ था। कौन कौन से रूलर के टाइम पे? गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे एक्सपेंशन दिल्ली सल्तनत के हुए थे। नेक्स्ट, इंटरनल and external frontier of the Sultanate. Internal frontier of the Sultanate include hinterlands of the garrison towns and Ganga Yamuna Doab. And external frontiers of the Sultanate include unconquered areas of southern India, which is away from Delhi. The Delhi Sultans interested in cutting down forests to give land to the peasant and carry out agricultural practices. And also new towns were established to protect trade routes and to promote regional trade. They also cleared forests in order to safeguard their frontiers and quick movement of their army. तो ये इंटरनल फ्रंटायर होता क्या है? इंटरनल फ्रंटायर होता है जो हिंटरलैंड के ऊपर कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोशिश करना। जितने भी दिल्ली रूलर या सुल्तान थे वो लोग क्या करते थे, हिंटरलैंड के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। वो तो इसमें क्या किया कि गंगा यमुना के बीच के जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर कर दिया गया और वहाँ के गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट जो थे उनको एक्सपेल कर दिया गया। पेस्टोरलिस्ट क्या होता है? पेस्टोरलिस्ट होते हैं चरवाहे, उनको वहाँ से हटा दिया गया और इस जमीन को क्लियर करके किसान को दे दिया गया एग्रीकल्चर के लिए। उनको इनकरेज करवाया गया कि चलो इस पे आप एग्रीकल्चर करो। और यहाँ पे नए नए टाउन बनाया गया ताकि प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स बना सके और प्रमोट कर सके रीजियनल ट्रेड को। बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रंटायर का। एक्सटर्नल फ्रंटायर होता है बियॉन्ड एरिया के ऊपर कंट्रोलिंग पावर को स्टार्ट करना मिलिट्री के द्वारा। बियॉन्ड एरियाज क्या होते हैं? दूर दूर के एरिया। हाँ, तो इंडिया के जो साउथ पार्ट थे, साउथ एरिया थे, उनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने एक कंट्रोलिंग पावर स्टार्ट किया और बाद में जाके इसको डेवलप किया मोहम्मद तुगलक ने।
तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने ये काम किया मिलिट्री के द्वारा, और इनके मिलिट्री ने कैप्चर किया था एलिफेंट्स, हॉर्सेस, सेल्स, कैरीड प्रीसियस मेटल्स, इन लोग ने कैप्चर किया था। बहुत प्रीसियस मेटल्स भी कैप्चर करके लाए थे इनके मिलिट्रीज। सो इंटरनल फ्रंटायर हुआ गंगा यमुना के बीच के द्वाब में ये कंट्रोल, मतलब हिंटरलैंड के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश, और एक्सटर्नल फ्रंटायर हुआ बियॉन्ड एरिया के ऊपर कंट्रोलिंग पावर को स्टार्ट करना। बियॉन्ड मतलब दूर के एरिया के ऊपर कंट्रोलिंग पावर को स्टार्ट करना मिलिट्री के द्वारा। A mosque is called a masjid in Arabic, and their leader Imam delivered the sermon khutbah during the Friday prayer. During prayer, Muslims stand facing Mecca. In India, this is to the west, and this is called the Qibla. मस्की होता है मस्जिद, और जो अरबिक लैंग्वेज में है, और इनका मतलब होता है अल्लाह के आगे सर झुकाना। मुस्लिम लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं जिसे कांग्रेगेशनल मस्क बोलते हैं, या मस्जिद जामी या जमा मस्जिद भी कहा जाता है। इनके एक रिस्पेक्टेड लीडर होते हैं जिनको इमाम कहा जाता है। ये रिचुअल प्रेयर करते हैं जिसको खुतबा कहा जाता है, और ये लोग फ्राइडे को प्रेयर करते हैं, और मक्का की तरफ फेस करके लोग नमाज पढ़ते हैं, और इंडिया में वो डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होती है, इसको किबला कहा जाता है। फिगर 2 और 3 में देख लेते हैं। कुवत आल इस्लाम मस्क्यू और मिनरेट भी थे, और जिनको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश में, और बाद में इनको इनलार्ज किया था इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने। इनलार्ज क्या होता है? इनलार्ज होता है बिकम बिगर और एक्सटेंसिव, और ज़्यादा मोर एक्सटेंसिव बनाया था, बिकम बिगर बनाया था किसने? इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने। बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने, लेकिन बाद में इनको इनलार्ज किया था इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने। ये जो कांग्रेगेशनल मस्क्यू थे, इनके बारे में दिल्ली ई कुन्हा नाम के कॉरोनिकल बुक था, जिसमें कॉरोनिकल था जो पास्ट के बारे में लिखा जाता है इवेंट, उसमें डिस्क्राइब किया गया है ये सब मस्क्यू के बारे में। फिगर 3 में देख लेते हैं बेगमपुरी मस्क्यू, जो मेन मस्क्यू था जो मोहम्मद तुगलक के रीजन में बना था। ये जहांपना की मेन मस्क्यू थी, और इनको जहांपना को सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहांपना को सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। लुक एट द फिगर 4, मौत के मस्जिद, जिनको सिकंदर लोदी ने बाय हिज मिनिस्टर के द्वारा बनाया था। एंड फिगर 5 में मॉस्क ऑफ जमाली एंड कमाली, जो बनाया गया था लेट 1520 में। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन। टू हैव रिलायबल गवर्नर, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special self-purchase for military service, called bandagan in Persian language. The Khaljis and Tughlaqs continued to use bandagan and also raise people of humble birth who were their clients to high positions like governors and generals. एडमिनिस्ट्रेशन मीन प्रशासक, एंड कंसोलिडेशन मीन्स एकत्रीकरण ऑफ ए किंगडम, पूरे किंगडम को मिला के उसके ऊपर प्रशासन चलाना। पहले आपको हमने बता चुके थे खिलजी एंड तुगलक के टाइम पे इंटरनल फ्रंटायर एंड एक्सटर्नल फ्रंटायर के बारे में। इंटरनल फ्रंटायर था दिल्ली के आसपास एरिया, दिल्ली के अराउंड के एरिया के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश, एंड एक्सटर्नल था बियॉन्ड एरिया, जो दूर के एरिया थे उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश। सिर्फ एरिया को ही जीतना काफ़ी नहीं था, सब कुछ नहीं था। दिल्ली सल्तनत को एक प्रॉपर सेटअप, एक मजबूत नींव की ज़रूरत थी, इसलिए उनको एक रिलायबल गवर्नर चाहिए थी। रिलायबल गवर्नर मतलब विश्वासी जो हो, वफादार जो हो, जो उनको धोखा ना दे। इसलिए कि उन्होंने इल्तुतमिश ने क्या किया, हाई सोसाइटी लोगों को अपॉइंट नहीं किया, क्योंकि वो बाद में उनके दम पे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने मिलिट्री परचेस के लिए उन्होंने स्पेशल सेल्फ परचेस किया, जिनका सोसाइटी में हाई रैंक नहीं था, जिनको पहले कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं मिलता था, तो उनको इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, और ये सब को ही बंदागन कहा जाता था।
जो मिलिट्री सर्विस के लिए स्पेशल सेल परचेस किए गए उनको बंदागन कहा जाता था। इनको केयरफुली ट्रेनिंग दिया गया और इनको वो डिपेंडेंट होना पड़ता था मास्टर के ऊपर, सुल्तान कि जाते इनको ट्रस्ट कर सके, इनको हर चीज़ पे डिपेंड होना पड़ता था अपने मास्टर के ऊपर, सुल्तान इनको विश्वास कर सकते थे। तो इसके बाद खलजी एंड तुगलक ने भी बंदागान प्रोसेस को कंटिन्यू किया और हायर पॉलिटिकल लोगों के ऊपर डिपेंड रहने वाले सेल्फ को कहा जाता था क्लाइंट, और इनके क्लाइंट को ही एक गवर्नर एज ए गवर्नर और एज ए जनरल अपॉइंट किया जाता था। लेकिन ये जो सेल्फ और क्लाइंट थे ये सिर्फ मास्टर के प्रति लॉयल थे, उनके परिवार के मेंबर या उनके बेटे के प्रति लॉयल नहीं थे, वह रहना जरूरी नहीं था। नए राजा के अलग सेल्फ थे और पुराने राजा के अलग सेल्फ थे। अलग सेल्फ मतलब क्या होता है, गुलाम जो होते हैं उन्हीं की विश्वासी, उन्हीं के लिए काम करेंगे। इसके लिए जो तौरीक जो ऑथर थे वो लोग क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे रूलर के, क्योंकि वो लोग सजेशन देते थे रूलर को और रूलर ज़्यादातर उनको मानते थे। कंपलसरी नहीं था मानना, फिर भी ज़्यादातर मानते थे। वो लोग कहते थे कि सेल्फ जो थे वो सेल्फ को सेल्फ ही रहने दो, उनको हायर पोजीशन मत दो। लेकिन सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, जो सोशल रैंक नहीं था जिन लोगों को, उन लोगों को भी तौरीक के बात नहीं सुन के उनको भी एक बड़े पोस्ट पे अपॉइंट किया था। जैसे आजीज खुमर जो थे वो एक वाइन बेचने वाला था, फिरोज जो थे वो एक बारबर था और मनका जो थे वो एक कुक था। इनका सोशल रैंक नहीं था लेकिन इनको जनरल और एज ए गवर्नर अपॉइंटेड किया गया था सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा। इसके कारण 14th सेंचुरी में जियाउद्दीन बरौनी नाम के जो क्रॉनिकल थे, जो ऑथर थे, उन्होंने लिखा था कि क्रिटिसाइज करके लिखा था कि मोहम्मद जो तुगलक हैं वो सेल्फ को हायर पोस्ट दे रहे हैं, इससे उनको लॉस होगा और उनको सल्तनत पे राज करने का कैपेसिटी नहीं है। नेक्स्ट पेज। Under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, accounts were appointed to check the amount collected by the muktis. As Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the Samant and the rich landlord to accept their authority. And the attack of Mongols under Genghis Khan forced Khaljis and Tughlaqs to mobilize a large standing army in Delhi. खलजी एंड तुगलक के टाइम पे टेरिटरीज को और लैंड के साइज के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता था। ये जो लैंड थी उन लोगों का, इन लैंड को इक्ता कहा जाता था और इस लैंड को क्या कहा जाता था, इक्ता। और इक्ता को जो होल्ड करता था या इसका होल्डर जो था उसको इक्तादार और मुक्ति कहा जाता था। इक्ता का होल्ड या होल्डर जो थे, जो करते थे, होल्ड करते थे, उनको इक्तादार और मुक्ति कहा जाता है। और इक्ता किसे कहा जाता था, लैंड को कहा जाता था इक्ता, और उसको जो होल्डर करते थे, जो होल्ड करके रखते थे, उसे कहा जाता इक्तादार और मुक्ति। मुक्ति की कुछ ड्यूटी होती थी, वो लोग क्या करते थे, वो लोग लीड करते थे मिलिट्री कैंपेन को वो करते थे लीड और मेंटेन करते थे लॉ को भी, एंड ऑर्डर देते थे किसको, इक्ता को और कमांडर जो थे, कमांडर को भी प्रोवाइड करते थे वो कि इक्ता जो लैंड है उनके ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। और इससे जो वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, इससे उनका घर चलता था और सोल्जर को भी ये लोग पे करते थे। ये मुक्तिस की जो जॉब थी ये इनहेरिटेबल नहीं थी। इनहेरिटेबल क्या होता है, इनके बाद इनके बेटे को नहीं मिलेगी या मिलेगी, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने मुक्तिस के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो मुक्तिस के ऊपर एक पोस्ट इन्होंने और बना दिया, वो था अकाउंट बना दिया। अकाउंटेंट्स जो थे वो अपॉइंट कर दिया इनके ऊपर के पोस्ट में, और वो मुक्ति के ऊपर नज़र रखते थे कि वो किस तरह ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं कि कम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, या प्रेस्क्राइब किया हुआ कि ये पर डे का जितना होता है उतना कर रहा है कि उतना कलेक्ट कर रहा है कि नहीं। मतलब एक बात में मुक्ति के ऊपर ये कंट्रोल करते थे। एक बात आपको रिमाइंड कर देते हैं, सामंत
के बारे में, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ते थे कि दिल्ली सल्तनत से पहले जो राजा लोग थे, उनके जो सामंत थे, वो लोग बहुत ख़ास थे, वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये जो सामंत थे, ये सामंत को दिल्ली सल्तनत क्या करते थे, उनके ऊपर ऑथोरिटी के कंट्रोल में रहने के लिए उनको बोला गया था। क्योंकि सामंत क्या करते थे, दूसरे लोगों के ऊपर टैक्स लगाते थे और खुद टैक्स नहीं देते थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत के जो सल्तनत थे, जो सुल्तान थे, उन्होंने सामंत को उनके ऑथोरिटी के अंडर रहने के लिए बोला और उनको ऊपर रोक लगा दी कि वो दूसरे के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाएगा और खुद को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, उनको भी टैक्स करना देना पड़ेगा। इसके लिए दिल्ली सल्तनत ने क्या किया, ओल्ड जो चीफ्टेन थे और लैंडलॉर्ड थे, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रख लिया, मतलब उनको असिस्टेंट के रूप में रख लिया। और उन्होंने क्या किया, 3 टैक्सेस लगाया कि जैसे खरज हो गए, खरज कैटल और हाउसेस के ऊपर। खरज होता था किसान के 50% जो प्रोड्यूस करते थे फसल, उनके ऊपर देना पड़ता था टैक्स उनको, दिल्ली सल्तनत को। लास्ट पैरा में देखिए, दिल्ली के जो सल्तनत थे, वो साउदर्न इंडिया में या बंगाल के ऊपर कंट्रोल करने में मुश्किल था, ये आपको हमने पहले ही बताया था। इसलिए खलजी और मोहम्मद तुगलक तो थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही कंट्रोल कर पाए थे ये सब एरिया को, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत दूर था दिल्ली से। और इनके जो लोकल चीफ्टेन थे, वो लोग स्टेब्लिश कर दिए थे उनके रूल को उस जगह पे, इसीलिए इनके ऊपर कंट्रोल करना खलजी और तुगलक के टाइम पे सुल्तानों को मुश्किल हुई थी। लुक एट द बॉक्स, जिसमें दिया गया है इब्न बतूता, जो अफ्रीका के मोरक्को से 14th सेंचुरी में इंडिया में ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पे उनका एक अकाउंट के बारे में लिखा गया है और इसमें बताया गया है कि चीफ्टेन जो थे, वो लोग कैसे छुपते थे, उनके बारे में यहाँ दिया गया है। बस इतना ही आपको जानना है। नेक्स्ट पैरा में देखिए, जो मंगल जाति थे, वो चेंगिस खान के अंडर में, उन्होंने अटैक किया था ईरान को और उनके ईरान के कुछ पार्ट को भी उन्होंने कब्जा कर लिया था 1219 में। उनके बाद उन्होंने मंगल जाति ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी बहुत बार अटैक किया और इस ड्यूरिंग अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक ने ये क्या किया, एक बड़ा सा लार्ज आर्मी स्टैंड किया और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, the Delhi Sultans faced major problems from Mughal attacks in the northwest. And Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq, there were several Mughal attacks. Alauddin raised a large standing army and also built the garrison town of Siri. But Muhammad bin Tughlaq's administrative measures were a failure. Now we are discuss about differences of administrative measures between Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq. अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन जो डिफरेंसेस थे वो देख लेते हैं। जैसे अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे मंगल ने 2 बार आक्रमण किया, अटैक किया, उसी तरह मोहम्मद तुगलक के टाइम पे भी आक्रमण किया गया। इसलिए अलाउद्दीन खलजी ने अपने दिल्ली सल्तनत पे एक बहुत बड़ा लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को रेज किया। उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने भी रेज किया एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी क्या होता थे, वो लोग वॉर हो, पीस हो, कभी भी हो, वो लोग खड़े रहते थे ये सुल्तान के साथ। सेकंड था, अलाउद्दीन जो थे, अलाउद्दीन ये सोल्जर को जो आर्मी बनाए थे, इस सोल्जर को रखने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक न्यू टाउन बना दिए थे, गैरिसन टाउन ऑफ सीरी। उसी तरह मोहम्मद तुगलक ने गैरिसन टाउन न्यू सिटी नहीं बना के उन्होंने क्या किया था, 4 सिटीज को, जो पुराने 4 सिटीज थे, उनको खाली करवा दिया और वहाँ पे रहने वाले जो रेसिडेंट्स थे उनको वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे वो सोल्जर को रखने वाले थे। और ये चीज़ इन्होंने बहुत गलत किया था, क्योंकि रेसिडेंट जो लोग थे उनको हटाया गया था, इसलिए सोल्जर को रखने के लिए। थर्ड वन, सोल्जर के फीट के लिए अलाउद्दीन खलजी ने 50% टैक्स लगवा दिया गंगा और यमुना के बीच के जो लैंड है उसके ऊपर। और मोहम्मद तुगलक ने वो टैक्स तो लगाया, उसके ऊपर उन्होंने एडिशनल टैक्स भी जोड़ दिया।
जिसके कारण जो किसान लोग थे उनको फसल खरीदने के लिए जो पैसे थे वो भी नहीं बचे और बाद में खाने की भी कमी हो गई, जिसके वजह से मोहम्मद बिन तुगलक के ये पॉलिसी फेल हो गई। फोर्थ था, अलाउद्दीन खिलजी अपने सोल्जर को सैलरी पे करते थे कैश में, और मोहम्मद बिन तुगलक पहले कैश में देते थे, बाद में उन्होंने टोकन करेंसी की चालू की। टोकन करेंसी की वजह से उन्होंने गोल्ड और सिल्वर कॉइन जो पहले दिए जाते थे उनके पास बना दिए, और गोल्ड और सोने के कॉइन लोग अपने पास रखते थे। 14वीं सेंचुरी के लोग जो बहुत स्मार्ट थे वो लोग गोल्ड सिल्वर के कॉइन अपने पास रखते थे और टोकन करेंसी को से काम करते थे। इसके वजह से इनके क्या हुए, गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन थे ये डुप्लीकेट बनने लगे, नकली बनने लगे, जिससे फिर से मोहम्मद बिन तुगलक की ये पॉलिसी भी फेल हो गई। सो अकॉर्डिंग टू Chronicle, Alauddin Khilji's administrative measures were quite successful, but Muhammad Tughlaq's administrative measures were a failure. Next topic, the Sultanate in 15th and 16th centuries. The Tughlaq and the Sayyid and Lodi dynasties ruled from Delhi and Agra until 1526. By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and the entire South India had independent rulers who had established state and capitals. New ruling dynasties like the Afghans and Rajputs also arose during this period. In 1526, Mughals established their empire, though for a brief period Suri dynasty ruled in Delhi. This administration became the role model for Akbar, the Mughal emperor. तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी दिल्ली और आगरा पे राज किए 1526 तक। उसके बाद छोटे छोटे किंगडम बनते रहे, और इसके बाद शेर शाह जो सूरी थे वो अपना करियर बनाया एज ए मैनेजर बिहार में, उनके अंकल के अंडर में। उन्होंने मुगल एम्पायर हुमायूं को चैलेंज किया और उनको हरा दिया, और हरा के उन्होंने दिल्ली को कैप्चर करके सूरी डायनेस्टी बनाया, और उन्होंने दिल्ली के ऊपर 15 ईयर तक राज किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के जैसे पॉलिसी अपनाए, वही तरीके अप्लाई किए और इम्प्लीमेंट भी किया, और बाद में जाके शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी ये ग्रेट एम्परर अकबर ने अपनाया था। इन अर्ली 11th century, a new idea came to the fore in France. It was called the Three Orders. According to it, the society was divided into three classes. The first class consists of people who prayed. The second class consists of warriors or people who fought well. The third class was of those who tilled the land. The church was in complete support of the three orders, as it would also strengthen the power of the church. Soon the knight emerged as a warrior class. The church supported the knights and used them to spread their ideas everywhere. The idea of peace of God made the warrior stop their conflict with each other. Instead, the church encouraged the knights to recapture Jerusalem from the Muslims. Thus began a series of military campaigns collectively called the Crusade. The knights were totally influenced by the church, who argued them to campaign in the service of God. Soon this warrior gained fame and power. The knights were now a part of the class of nobles. By 12th century, many nobles also wished to be addressed as knights. दिल्ली सल्तनत के रूल के टाइम फ्रांस में थ्री ऑर्डर्स के आइडिया सोसाइटी में आए, जिसको सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक जो लोग प्रे करते थे, दूसरे जो लड़ाई करते थे, और तीसरे जो लैंड को टिल करते थे। ये जो 3 ऑर्डर के जो ग्रुप बना था, इसको चर्च सपोर्ट करते थे, और इससे एक नया ग्रुप
इमर्ज हुआ, जिसे नाइट कहा गया। और ये नाइट के लोग क्या करते थे, प्रचार करते थे पीस ऑफ गॉड के बारे में, उनके बारे में बातें ये प्रचार करते थे। और इन लोगों को कैंपेनिंग के लिए भेज दिया गया मुस्लिम के खिलाफ। मुस्लिम उस टाइम पे जेरूशलेम को कब्जा किया था। ये लोग जो लोग कैंपेन चला रहे थे, इसे क्रूसेड कहा जाता है, धर्म युद्ध। और नोबल्स जो लोग थे वो भी चाहने लगे कि नाइट के रूप में उसे जाना जाए। आज यहीं पे इस चैप्टर समाप्त होती है, और ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए इतना विस्तार से आपको बताया गया कि दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर दिल्ली सेटअप हुआ। So in 1526, the first battle of Panipat was fought between Ibrahim Lodi and Babur, in which Babur emerged victorious. With this, the rule of the Delhi Sultanate came to an end, and the foundation of the Mughal Empire was laid. That's all. Thank you.